अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज का ये जो लेक्चर है चैप्टर 2 सुहेल भट्टी की जो गाइड मैंने आप लोगों को एसएस ट्रिपल एस एजुकेशन हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस प्रिंसिपल की सीट्स और लिटरेसी मोबिलाइज़र की सीट्स आई हैं। उसके अलावा अब रिसेंट जो 3 सीट्स आई हैं उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की सीट है। उन सब के लिए जो है ना ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि मैम आप हमें डेली टेस्ट तो प्रोवाइड कर रही हैं, अगर आप हमें पीडीएफ में ये बुक भी प्रोवाइड कर दे तो। जनाब, मैंने ये बुक जो है ना इसका भी लिंक और जो आपका टेस्ट होगा इसका लिंक भी मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में फ़र्स्ट कमेंट में डाल दूँगी। ठीक है, जितनी भी वीडियोस होंगी ना उन सब के फर्स्ट कमेंट में आपको टेस्ट भी मिल जाएगा और आपको बुक भी मिल जाएगी। ठीक है, जो चैप्टर मैं पढ़ा रही होंगी ना आप लोगों को इस लेक्चर में, मतलब जो भी लेक्चर आप ओपन करेंगे उसी लेक्चर का पीडीएफ जो है ना आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जी जनाब, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द ब्रिटिश हिस्टोरियन एडमिटेड द फैक्ट दैट। देखिए, उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया था कि एजुकेशन जो है वो मुस्लिम के रूल्स की ड्यूरेशन में बिल्कुल फ्री थी। ठीक है, स्टैंडर्ड एजुकेशन थी। उसके अलावा हाई वैल्यूज़ वगैरह और इन चीज़ों को फोकस किया जाता था। और दूसरा, उन्होंने इस चीज़ को भी जो है वो कन्फेस किया था कि अपॉर्चुनिटीज़ जो थी ना वो सबके लिए इक्वल थी, बेशक वो मुस्लिम थे या नॉन मुस्लिम थे। ठीक है, ये खुद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस चीज़ को कन्फेस किया था। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आपको पता ही होगा कि मतलब पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तिजारत के गर्ज से आई थी। तो जंग प्लासी हुई थी, जिसको वार ऑफ प्लासी भी कहा जाता है, ये 1757 में हुई थी। ठीक हो गया, और इसी जंग प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। बहादुर शाह जफ़र आखिरी बादशाह थे। ठीक हो गया, उसको कैदी बना के वो अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे और उनकी नस्लें लावारसों की ज़िंदगी वहाँ पे गुजारती रही थी। और इन्होंने जो क्रिश्चियनिटी के प्रमोशन पे वर्क किया था ना, प्रमोशन पे, वो 1768 से स्टार्ट किया था। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 है द 25 जून 1822 सर थॉमस मिनरो रिपोर्ट। थॉमस मिनरो रिपोर्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि 25 जून 1822 में उन्होंने जारी की थी। एडमिटेड दैट हेयर वाज अ स्कूल इन द प्रोविंस ऑफ मद्रास फॉर अ विलेज कंसिस्टिंग ऑफ 500 इंडिविजुअल्स। मतलब एक गांव के स्कूल का मुस्लिम दौर में यह हाल था कि गांव के स्कूल में 500 लोग, 500 बच्चे, 500 लर्नर जो है ना वो इनरोल्ड थे स्कूल्स में। ठीक है, और ये रिपोर्ट सर थॉमस मिनरो की रिपोर्ट है। 25 जून 1822 में इन्होंने दी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमाम जो है ना हमारे ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स उनके लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी। ये जो चैप्टर हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए वाइटल है। ठीक हो गया। आज मेरी थोड़ी सी टंग ट्विस्टिंग हो रही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सर थॉमस मिनरो रिपोर्ट 1822 द एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वर अवेलेबल टू द तकरीबन 33% ऑफ पीपल ऑफ मद्रास। यानी उन्होंने मद्रास के हवाले से रिपोर्ट जारी की थी ना, तो उन्होंने कहा था कि मद्रास के 33% लोगों के पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद थी। ठीक है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद थी। कितने परसेंट लोगों के पास? 33% लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑर्डर द ईस्ट इंडिया कंपनी टू टेक स्टेप्स फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन शिप्स। जी हाँ, इन्होंने शिप्स पे भी जो है स्टार्ट की थी। अल्लाह आपका भला करे, क्रिश्चियनिटी की प्रमोशन। ठीक हो गया। एंड इन द फैक्ट्रीज इन। अच्छा, इसमें दिया मैं 4 ऑप्शन, 1765, 1757, 1698 और 1946। ये चारों ही ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, बुक में रॉन्ग दिया हुआ है, बिल्कुल रॉन्ग दिया हुआ है आंसर। ठीक हो गया, बुक में दिया हुआ था 1698, जबकि इसका एग्जैक्ट जो ईयर है ना वो है 1768। ठीक हो गया, 1768। मैं फिर बता देती हूँ, आप लोग राइट कर लीजिएगा, 1768 ये राइट आंसर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन सब कॉन्टिनेंट? चार्लिस ग्रांट। आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, चार्लिस ग्रांट 1813। कुछ याद आया आप लोगों को? अगर याद आया तो मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1813 सर चार्लिस ग्रांट, ये वो हैं जिन्होंने एजुकेशन के सिस्टम का
अकॉर्डिंग टू मी बेड़ा गर्क कर दिया था, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा नाम समझे जाते हैं और इन्होंने इंग्लिश की प्रमोशन के लिए बहुत वर्क किया था और सब कॉन्टिनेंट में आज भी इनकी बनाई हुई जो पॉलिसीज़ थी उनकी झलक हमें नज़र आती है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, द पंजाब यूनिवर्सिटी वाज सेट अप इन, पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में बनी थी, ठीक हो गया, जो कि लाहौर में इस वक्त भी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी इसको समझा जाता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बाद, ठीक हो गया। क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे ज़्यादा वर्क कर रही है, तो उसकी फेमिलैरिटी वर्ल्ड के लेवल पे ज़्यादा है, ठीक हो गया। वैसे रकबे के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। द बेंटिक रेजोल्यूशन वाज पास्ड, बेंटिक रेजोल्यूशन जनाब 1835 में हुई थी, हमें ये तो सबको पता है, लेकिन डेट थी 7 मार्च। तो आप लोगों ने डेट भी ठीक से याद कर लेनी है। आपको किसी भी मार्केट में अवेलेबल जो करंट बुक्स हैं ना उनमें डेट बहुत कम मिलेगी, ठीक है। ईयर्स तो हर बुक में मिल जाते हैं लेकिन डेट्स नहीं मिलती, और इस बुक की बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत डीप मटेरियल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, इन 1905 यानी मुस्लिम लीग जब 1906 में बनी थी उससे एक साल पहले की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज established for the comprehensive planning of national education, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन बनी थी जनाब। सैडलर कमीशन आपको पता है 1919 में था, शरीफ कमीशन पाकिस्तान बनने के बाद है 1959, जो कि हमारा सेकंड कमीशन है। फर्स्ट कमीशन हमारा 1951 में बना था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन जो है, इंडियन एजुकेशन कमीशन भी जिसको कहा जाता है, वो 1882 में बना था। नंबर 10 को देखिएगा, नागपुर यूनिवर्सिटी, ये इंडियन व्यूवर्स जो मेरे हैं ना उनके लिए वाइटल क्वेश्चन है, 1922 में बनी थी नागपुर यूनिवर्सिटी। पाकिस्तानी व्यूवर्स जो हैं वो इसको लर्न नहीं करेंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, हु एस्टैब्लिश्ड दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद जो था वो मौलाना कासिम नानोतवी जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, हम सब लोगों को ही पता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वीकली जर्नल वाज पब्लिश्ड, वीकली जर्नल जनाब सर सैयद अहमद खान, आया है कुछ याद? हाँ जी, अलीगढ़ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, इन 1860-62 व्हाट वाज द प्रोपोर्शन ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट इन द इंग्लिश स्कूल, 10% जाके बच गया था जनाब। 1860-62 की बात हो रही है, तो मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत कम हो गए थे। इवन दैट ला के 57 जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए थे ला के लिए गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में, उनमें से सिर्फ एक मुस्लिम था, ये हालत थी। और जस्ट 17 मुस्लिम जो थे वो ग्रेजुएट थे। और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग टुक बर्थ इन 1906। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, सर सैयद अहमद खान कॉन्स्टिट्यूटेड एजुकेशनल कमेटी इन, एजुकेशनल कमेटी जो सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी ना वो दिसंबर 26 1870 में बनी थी। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन सर सैयद अहमद खान ने नो डाउट बहुत बार किया, तो आप इसको देख लीजिएगा ज़रूर इस क्वेश्चन को ना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, इन हिज रिपोर्ट मिस्टर आर्नल्ड जो कि प्रोफेसर आर्नल्ड जिनको ऑर्थोडॉक्स भी माना जाता है, और ये थे जनाब टीचर अलामा मोहम्मद इकबाल साहब के, ठीक हो गया। वो उन्होंने राइट किया था, देयर इज़ अ लार्ज स्केल एजुकेशन इन पंजाब, ऑल कम्युनिटीज़ गेट एजुकेशन इन पंजाब, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर वॉलंटियर्स इन पंजाब, ठीक है। पंजाब के बारे में इन्होंने एक जनरल राइट किया था या रिपोर्ट दी थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, द ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड, तिजारत के गर्ज से आए थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक इट्स सिग्निफिकेंट, इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल जो था ना ट्रेड के बाद पॉलिटिक्स में लिया था, ठीक हो गया। इन 1765 द मुग़ल एम्परर शाह आलम हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, शाह आलम ने जनाब दी थी बंगाल की, ठीक है, बंगाल और बिहार की। ये शाह आलम खान जो थे ना उसके सूबेदार थे या गवर्नर थे, जो भी थे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा जनाब, अच्छा मेरे ख्याल में यहाँ से कट हो गया है शायद पिक बनाते हुए, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग लिख लीजिएगा बंगाल एंड बिहार, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगेन टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बाय इटसेल्फ इन 1858 में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, जो ब्रिटिश की उस वक्त की क्वीन थी, उन्होंने खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, यानी किस चीज़ में, एजुकेशन के जो अफेयर्स थे ना उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। अच्छा, एजुकेशन के भी और ओवरऑल पॉलिटिक्स में भी इन्होंने खुद इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी 1857 की जंग आज़ादी, जिसमें सर सैयद अहमद खान साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। और पंजाब के एक बड़े शेर दिल ऐसे समझ लें कि अपने कबीले के सरदार थे, आपने राय अहमद ख़ान खरल, उनका मज़ार आज भी बड़ा मशहूर है। आपने मुझे ये बताना है वो कौन सी सिटी में है, ठीक है। उन्होंने भी बड़ा
बड़ी खाक चटवाई थी इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आपने नाम तो मैंने आपको बता दिया, आपने ये बताना है उनका मज़ार किस सिटी में है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वजह यही थी कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जब रिपोर्ट दी बरतानिया की गवर्नमेंट को, तो बरतानिया की गवर्नमेंट ने खुद बज़ाते खुद इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कि अब हम इसका कंट्रोल खुद संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द सेकंड पीरियड ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम रेंजेस फ्रॉम, सेकंड पीरियड जो है ना वो 1813 से 1854 तक है, वुड्स डिस्पैच तक। ठीक है। अच्छा जनाब, फर्स्ट पीरियड जो है वो नो डाउट 1757 से लेके और 1813 तक है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, हु वर सक्सीडेड इन प्लासी वार इन 1757 आना चाहिए था, यहाँ पे ये बुक में मिस्टेक हुई है। ठीक है, 57 होना चाहिए था, 51 लिखा गया, तो आप लोग इसको सेट कर लीजिएगा। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू एक्सपैंड, जी हाँ, उनका रूल एक्सपैंड हो गया था, फैल गई थी उनकी सल्तनत। द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिपेयर्ड स्ट्रेटजी टू चेंज द माइंड्स ऑफ द इंडियन, वाकई ऐसी ही बात है, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी और बड़ी कामयाब रही उनकी वो स्ट्रेटजी। ठीक है, वो क्रिश्चियनिटी की तरफ और वो मॉडर्निज्म की तरफ आर्थोडॉक्स बना दिया उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के लोगों को, और जितनी इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई उन्होंने मतलब कंप्लीट भी की, इम्प्लीमेंटेशंस भी उन पे हुई, और बड़ा उन्होंने पावरफुल टाइम गुजारा हमारे बरसगीर में। द ईस्ट इंडिया कंपनी सीम्ड टू इन्वेड द होल ऑफ इंडिया, हाँ जी बिल्कुल पूरे इंडिया पे काबिज हो गए थे वो। खैर काबिज तो पहले भी थे लेकिन उनका कब्जा थोड़ा सा मजबूत हो गया था। चार्ल्स ग्रांट, हाँ जी चार्ल्स ग्रांट कौन थे? उन्होंने क्रिश्चियनिटी की कंपेन लॉन्च की थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल भी थे वो। अच्छा, उसके अलावा डिक्लेयर द एजुकेशनल कंडीशंस एज अ पैक ऑफ इग्नोरेंस, मतलब पहले जितना भी एजुकेशन पे वर्क हो चुका था ना, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ग्रांट, उन्होंने कहा जनाब इट इज़ द पैक ऑफ इग्नोरेंस, ये तो जहालत का एक पलंदा है। आस्क्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू टेक अप द एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंडिया, तो उसने ये कहा कि अब एजुकेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना उसका फुली टुक ओवर आप कर लें, क्योंकि 1858 में तो उन्होंने एजुकेशन को भी साथ में मतलब मिक्स कर लिया था जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी, क्योंकि उनको पता था अगर हमने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना है तो वो फिर होगी तो जस्ट एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि छोटे बच्चों के माइंड जो है वो किसी भी रियलिटी को बहुत जल्दी किसी भी रूल्स को, रेगुलेशंस को, किसी भी बात को जो कि करिकुलम के थ्रू उनके माइंड्स में बिठाई जाए उसे जल्दी कबूल कर लेते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब आपके इंस्टीट्यूशंस के जो टीचर्स हों वो भी खालिस क्रिश्चियन हो, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इजी हो जाती हैं उनके लिए। तो फिर जब 1813 में चार्ल्स ग्रांट ने ये रिपोर्ट जारी की कि जनाब आपको फुली टुक ओवर करना चाहिए, तो फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे जो चार्ज है वो जो बरतानिया की गवर्नमेंट थी उसने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर एक्ट 1813 के बाद उन्होंने पाबंद कर दिया कि आप जो है ना तालीम के सारे अखराजात बर्दाश्त करेंगे। ठीक हो गया। अब यह अलग बात है कि 20 साल तक उन्होंने कोई अखराजात नहीं दिए, 1 लाख की जो ग्रांट मख्तस की थी उन्होंने। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस वाज सजेस्टेड इन चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 जो मैंने अभी ऊपर भी डिस्कस किया है चार्ल्स ग्रांट के हवाले से, ये वही है, और इसमें इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि टीचिंग की, और जितने भी इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स जो हैं अगर इंस्ट्रक्शंस उनको कन्वे की जाएंगी टीचर्स के थ्रू तो वो भी इंग्लिश में ही होंगी। ठीक है, करिकुलम भी इंग्लिश में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 मैं आपको रीड आउट करके सुना देती हूँ। द एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं मेड द लोकल पीपल वरीड। ठीक है, क्योंकि नई नई बात थी तो लोग परेशान हो गए। फोर्स द मुस्लिम टू प्रोटेस्ट, मुसलमानों ने प्रोटेस्ट भी की। अच्छा, प्लीज द हिंदूज़, और हिंदूज़ जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। जी जनाब, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस वाज इंक्लूडेड इन द चार्टर एक्ट। अब उन्होंने पूछा ये है कि जो चार्टर एक्ट था उसमें कौन कौन से सेक्शंस थे। ये सारे के सारे सेक्शंस थे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से थे। वेस्टर्न साइंसेज जो है इनको प्रमोट किया जाएगा, यानी जो ईस्टर्न साइंसेज थे, जो मुस्लिम साइंसदान थे, उनको उन्होंने बहुत पीछे रख दिया, और अपने वेस्टर्न जो साइंटिस्ट थे जो कि हमारे ही मुस्लिम साइंटिस्ट से उन्होंने स्टडी करके जो है बहुत कुछ सीखा था, उसको उन्होंने जो है वो सामने लेकर आ गए। ओरिएंटल साइंसेज जो हैं उनको भी वेटेज दी जाएगी। और अच्छा, वेटेज क्यों दी जाएगी? देखें, फॉर एग्जांपल अगर वो एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं तो इंडिया की या सब कॉन्टिनेंट की, या पाकिस्तान उस वक्त बंगाल भी उसमें शामिल था, सब कॉन्टिनेंट के जितने भी एरियाज़ थे, अगर ज़राअत का शोबा उनको फ़ायदा दे रहा है,
एग्रीकल्चर का शोबा फ़ायदा दे रहा है, तो वो वहीं की क्लाइमेट के हिसाब से आपको एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे ना, वो आपको इंग्लैंड के एग्रीकल्चर तो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के मौसम में और सब कॉन्टिनेंट के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम ओरिएंटल जो साइंसेज़ है ना उसको वेटेज देंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको एग्जांपल ज़राअत के शोबे के दे दिया, बाकी भी जितने भी मतलब साइंस के शोबे हैं वो नो डाउट उसी एरिया के ही पढ़ाने थे उन्होंने, तो ये उनकी मजबूरी भी थी। अच्छा, द हायर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन फंक्शनल असिस्टेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं ना उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, जो कि इनकी एक आप कह सकते हैं पैक ऑफ इग्नोरेंस अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जो लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे ना उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस जस्ट उन्हीं इदारों को प्रोवाइड की थी, या जो आप कह लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के करिकुलम को प्रमोट कर रहे थे उनको जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की गई थी। द रिलीजियस क्लास ऑफ इंग्लैंड क्रिटिसाइज्ड, जो रिलीजियस क्लास थी ना इंग्लैंड की अपनी, उन्होंने किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, दैट एजुकेशनल स्ट्रेटजी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। मेरे ख्याल में पिछली जो मैंने बात किया वो सारी गेम आपको अब समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा, नहीं 28 है सॉरी। चार्टर एक्ट वाज पास्ड इन 1813, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। 29 को देखिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन, आपने ज़रूर लर्न करना है। 29 को देखिएगा, ईयर्स जितने भी आ रहे हैं ना ये आपने ज़रूर लर्न करने हैं, ठीक है। जितने भी एक्ट्स आ रहे हैं, जितनी भी रेजोल्यूशंस आ रही हैं, चार्टर एक्ट है, जैसे डिफरेंट चीज़ें जो आ रही हैं, वुड्स डिस्पैच जैसे हो गया, बेंटिक रेजोल्यूशन हो गई, हंटर कमीशन हो गया, इन सब की डेट्स आपने ज़रूर लर्न करनी है, बहुत वाइटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिसाइडेड इन द चार्टर एक्ट 1813, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें शामिल है, मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से, कि एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट भी करेगी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे होगी। अच्छा, उसके अलावा जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन जो है वो ऐसे सेट किए जाएंगे कि क्रिश्चियनिटी जो है ऑटोमेटिकली जो बड़े सग़ीर के लोग थे उनके खून में घुल जाए, बस सिंपल वर्ड्स में। और इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाएगा। अच्छा, वेस्टर्न साइंसेस को प्रमोट भी किया जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने के पीछे इनका मेन मकसद क्या था। इनका जो मेन मकसद था ना इंडियन एजुकेशन कमीशन का, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने का, वो ये था कि इंग्लिश, जाहिर सी बात है उस वक्त के जो लोग थे उनको इंग्लिश, जब स्टार्ट में हम कोई चीज़ भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो हमें उसकी बहुत मुश्किल से समझ आती है ना। अब जो बड़े पढ़े लिखे थे वो तो इंग्लिश से अवेयर नहीं थे बहुत ज़्यादा, तो उनको पता ना चलता कि करिकुलम में क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, ठीक है। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को समझने में 10-20 साल का अरसा उनको लग जाता, और वो बिल्कुल भी इस चीज़ को ना समझ पाते कि करिकुलम में असल में क्रिश्चियनिटी का रंग शामिल है, ठीक हो गया। और जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, वो क्योंकि आपको पता है एब्जॉर्बेंट माइंड होता है स्टूडेंट्स का, और टीचर उस वक्त वहाँ पे जो क्रिश्चियन टीचर्स थे, जो ऑर्थोडॉक्स टीचर्स थे, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और इंग्लिश टीचर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इंग्लिश अब बड़े सग़ीर के हैबिटेंट्स जो थे उनको आती नहीं थी, तो अब पेरेंट्स जो है उनके लिए ईजी ना रहता कि वो जज कर सकें अपने बच्चों को कि वो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस तरह इंग्लिश जो है उनके लिए अपनी वेस्टर्न साइंसेज, वेस्टर्न रिलीजन, इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एक इजी वे हो जाता है। तो इसलिए इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कन्फेस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा, इन चार्टर एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड द एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन जो था वो प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी थी, प्रोविजन ऑफ सर्वेंट्स फॉर द गवर्नमेंट, एंड उसके अलावा लिटरेचर के हवाले से देखा जाए, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रमोट किया जाएगा। क्यों प्रमोट किया जाएगा? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर बिल्कुल ऑर्थोडॉक्सिंग या ऑर्थोडॉक्स के जो नज़रियात होते हैं उन पर मुश्तमिल था, इसलिए। अच्छा जी, अब आप देख लें जी, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 31। In 1852-53, what was the number of enrollment in the state schools and colleges of India? 1852 से 1853 तक, ठीक है। जो गवर्नमेंट के स्कूल्स थे या कॉलेजेस थे उनमें इंडिया में कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड थे? तो वो जस्ट 30,000 थे। पूरे इंडिया की बात हो रही है, जबकि अभी पीछे मैं आपको बता के गई हूँ कि एक छोटे से गांव में मुस्लिम दौर में 5,000 स्टूडेंट्स एक ही स्कूल में इनरोल्ड थे। अब स्टडी का लेवल आप देख लें, अपग्रेड हुआ या उसका डाउनफॉल हुआ। 1832 को देखें, इन 1852-53 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द मिशनरी स्कूल्स वाज, अब मिशनरी स्कूल्स में जो है 3 लाख तक स्टूडेंट्स थे। अब इसकी वजह क्या थी?
वहाँ जस्ट 30,000 हैं और यहाँ 3 lakhs हैं। तो उसकी वजह ये थी कि जो मिशनरी स्कूल्स थे, आपको पता है मिशनरी स्कूल्स क्या होते हैं? मिशनरी स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं, मिशनरी कहते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को जो कि अपने रिलीजन की प्रमोशन के लिए वर्क कर रहे हों। होपफुली आप समझ गए होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मिशनरी स्कूल्स किस तरह का वर्क परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, तो जब उन स्कूल्स वो स्कूल्स थे ही मिशनरीज, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ग्रांट थी ना, वो उन्हीं मिशनरी स्कूल्स को जाती थी। जहाँ ग्रांट थी तो इट मीन्स वहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, अप टू डेट थी, टीचर्स काइंड थे क्योंकि टीचर्स को अच्छी सैलरीज मिल रही थी और उनका चेक एंड बैलेंस भी ज़्यादा था। तो इस वजह से वहाँ पे 3 लाख स्टूडेंट्स इनरोल हो गए थे। और अब आप देख सकते हैं कि फिर किस तरह से डाउनफॉल आया होगा पूरे सब कॉन्टिनेंट में। 33 को देखिएगा, लॉर्ड मिकाउले। आपको पता है लॉर्ड मिकाउले रिपोर्ट जो थी 1835 में प्रेजेंट की गई थी, आगे चल के शायद आप लोग पढ़ें। लॉर्ड मिकाउले केम टू इंडिया एज सेक्रेटरी पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कमेटी। जैसे आजकल हमारा होता है ना डीपीआई का ओहदा, वैसे ही इस तरह के ओहदे पर आए थे। ठीक है, पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का जो डिपार्टमेंट था उस ओहदे पे आए थे इंडिया में जनाब। इन हिज मेमोरेंडम presented to the Council of Governor General Macaulay stressed upon that, जो उसने अपना पूरा एक आप कह सकते हैं कि मेमोरेंडम दिया था, उसमें उसने कहा था प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया शुड बी अबॉलिश्ड। ठीक है, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि 2 तबके बन गए थे एजुकेशन के हिसाब से, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लोसिस्ट्स। अब जो ओरिएंटलिस्ट थे ना, वो ये कहते थे कि जो बड़े सगीर की अपनी ज़बानें हैं ना, उनमें फ़रोग देना चाहिए और उनकी अपनी वैल्यूज़ एंड रिचुअल्स और उनके जो माशी वैल्यूज़ हैं उनकी उनको भी वेटेज देना चाहिए। लेकिन जो एंग्लोसिस्ट थे वो टोटली इंग्लिश और क्रिश्चियनिटी के हक़ में थे। तो अब क्या किया उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट सिस्टम, अब ये एंग्लोसिस्ट हैं, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। जो लॉर्ड मिकाउले हैं ये एंग्लोसिस्ट हैं, जो कि उस वक्त के पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के महकमे में आए थे। अच्छा जनाब, अब उसने कहा कि इंडिया में जितना भी एजुकेशन सिस्टम अब तक वर्क कर रहा है ना, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ख़राब है, जैसे चार्ल्स ग्रांट ने कह दिया था। ठीक है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर देना चाहिए, ना असर नो इसकी तामीर करनी चाहिए। यूरोपियन सब्जेक्ट शुड बी टॉट इन इंडिया, यानी इंडिया के लिए आप अलग से सिलेबस ना बनाएं, बल्कि यूरोप में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं ना, आप इंडिया में वही पढ़ाएं। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों कहा जा रहा है ये ऑर्थोडॉक्स बनाने के लिए लोगों को। अच्छा, सी वाले को देखिएगा, इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इन्होंने भी इंग्लिश शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात कर दी है। अच्छा, अब ये जो बेंटिक रेजोल्यूशन थी और जो लॉर्ड मिकाउले रिपोर्ट थी, दोनों ही 1835 में थे। ठीक है, अच्छा आपको ये बता दूं कि लॉर्ड मिकाउले जो थे ना, उनकी एक बड़ी फेमस सेइंग है। उन्होंने कहा था a single shelf of good European literature is more worth than the whole literature of Arabic and Persia। ठीक है, और ये आखिरी कील इन्होंने ठोंक दी थी ताबूत में जो एजुकेशन सिस्टम था सब कॉन्टिनेंट का, उसके। जी जनाब, उसके बाद है जनाब क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रपोज्ड इन द लाइट ऑफ लॉर्ड मिकाउले रिकमेंडेशन। बेंटिक रेजोल्यूशन आई थी, नो डाउट, अभी मैंने आपको बताया कि 1835 में दोनों आई थी। 36 को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन इज नॉट कंसर्न्ड विद द बेंटिक रेजोल्यूशन, फाइनेंशियल एड विल बी गिवन टू मदरसाज। जनाब उन्होंने कहा था कि मदरसा को एड देंगे, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मदरसाज को तो वो इस तरह से देखते थे जैसे बस अब क्या कहे बंदा। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अच्छा, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है ना 37 से 42 तक, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो फिर मैंने उनकी मतलब वो बनाई भी नहीं ना, मतलब उसकी पिक भी नहीं बनाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा, द कलकत्ता विद्यालय भी कहते हैं इसको, स्टैब्लिश्ड इन 1816 एंड इट वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंडिया। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी बाद में बनी ना इसकी। अच्छा, 44 को देखिएगा, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन कलकत्ता विद्यालय वाज इंग्लिश, नो डाउट। पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1823। ठीक है, बड़े सगीर में जो पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का डिपार्टमेंट है ना, जो डीपीआई का डिपार्टमेंट अब कहा जाता है, वो 1823 में स्टार्ट हुआ था। मेडिकल कॉलेजेस कलकत्ता वाज 1836। ये इंडिया के जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल कॉलेज कलकत्ता हो गया। इन हिंदू कॉलेज कलकत्ता, द इंजीनियरिंग क्लासेस स्टार्टेड इन 1844 में, 36 में ये बनना है, 44 में इंजीनियरिंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, द थर्ड पीरियड ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन वाज 53 तक सेकंड वाला कंप्लीट हो गया था, 54 से 1905 तक थर्ड जो इनका एजुकेशन का सिस्टम था उस वो रन हुआ। 49 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। इसको वारंट ऑफ स्लेवरी भी कहा जाता है। ठीक है, वुड्स डिस्पैच को 1854 में आया था ये।
ठीक है, मतलब प्रेजेंट हुआ। इसको वारंट ऑफ स्लेवरी भी कहा जाता है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है कमीशन 1959 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड इज फाउंड इन वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच में जनाब सुप्रीमेसी ऑफ वेस्टर्न साइंसेस थी, ठीक हो गया, और अपोजिशन ऑफ अरेबिक लैंग्वेज थी और अपोजिशन ऑफ संस्कृत थी। मतलब इलाके की जितनी भी लैंग्वेजेस थी उसको उन्होंने कंडेम कर दिया था, और जो मतलब वेस्टर्न साइंसेस थी उसको इंपॉर्टेंस दी थी। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।